गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बच्चों सी टेट का जो CTET होता है, केंद्रीय टीईटी, सेंट्रल टीईटी जिसको कहते हैं, उसका पेपर लेकर के आई हूँ। इसके संदर्भ में मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं। उनके बेस पे आपको प्रैक्टिस सेट आपके लिए है, उनको आप सॉल्व करेंगे तो जो आगे आने वाली आपके लिए परीक्षा होगी उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मेरे सामने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे लिए TET या CTET के पेपर प्रोवाइड कराएं। CTET के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि CTET एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है और CTET आपको एक जो आपके अगर आप CTET को क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपको जो राज्यों के TET होते हैं, हर राज्य का अलग TET होता है, जैसे UTET होता है, UP टेट होता है, तो इन सब को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने CTET क्वालिफाई कर लिया है तो CTET को क्वालिफाई करने के बाद आप UTET और UP टेट दोनों को क्वालिफाई माने जाओगे। अगर UTET आपका क्वालिफाई नहीं है और अगर CTET आपका क्वालिफाई है तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके प्राइमरी लेवल के जो आपके प्राइमरी लेवल और प्राइमरी लेवल के लिए CTET फर्स्ट आता है और जो जूनियर लेवल के लिए आता है, माध्यमिक लेवल के लिए वो CTET सेकंड आता है। वैसे ही राज्यों में आपका टेट फर्स्ट और टेट सेकंड आता है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो UTET फर्स्ट आता है और UTET सेकंड आता है। तो इन सब के चाहे वो UTET हो चाहे वो CTET हो, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ तो मेरे पास आपको UTET के पेपर भी मिलेंगे और मैंने सेंट्रल TET भी बहुत दिया है तो CTET के पेपर मिलेंगे। आप इसको बार बार दे सकते हैं। इसको देने से आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आपको इसमें 90 मार्क्स आपके क्वालिफाइंग होते हैं। CTET में आपको 90 मार्क्स आपके क्वालिफाइंग होते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपको कम से कम 130 मार्क्स तक लाने हैं, क्योंकि जब आपकी मेरिट बनती है आगे जाके तो ये मार्क्स भी आपके ऐड होते हैं। तो CTET आपका कहाँ काम आता है? CTET एक तो आपका जो राज्य स्तरीय है वहाँ पे आपका CTET काम आ जाता है। दूसरा आपका जैसे अगर आप KVS का फॉर्म भरना चाहते हो, NVS नवोदय विद्यालय का, केंद्रीय विद्यालय का, चाहे कोई आवासीय विद्यालय हो, एकलव्य आवासीय विद्यालय इस टाइप के होते हैं, या कोई सेंट्रल कोई भी ऐसी जॉब हो जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, वहाँ पे आपको CTET काफ़ी यूज़फुल होगा। तो CTET का जो पेपर है उसका पैटर्न मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। इसके बेस पे मैंने सारी वीडियो को एक साथ नहीं बनाया है क्योंकि इसमें 5 पार्ट्स होते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा पार्ट्स करके हम इसको आगे बढ़ते रहेंगे। और इसके लिए मैंने एक अलग सी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आप उस प्लेलिस्ट में जा कर के उसका नाम मैंने CTET ही रखा गया है। CTET प्रीवियस ईयर पेपर मैंने उसका नाम रखा हुआ है। वहाँ पर से आप ये सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट कर सकते हो और अपनी कॉपी में लिखिए, इनको सॉल्व करिए और आगे आने वाली जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके लिए कुछ डायरेक्शन लिखे हुए हैं यहाँ पे इनको आपने पढ़ना है। इसमें से एक ये देख लीजिए यहाँ पे, ये इस सीरीज़ का पहला पेपर है इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रही हूँ। कल से जो हम पेपर शुरू करेंगे वो सीधा सीधा आपको करना होगा। तो इसमें भाग प्रथम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का आता है, भाग द्वितीय आपका गणित का आता है, भाग तृतीय आपका पर्यावरण अध्ययन का आता है। मैं CTET फर्स्ट की बात कर रही हूँ, ये CTET फर्स्ट का पेपर है। इसी पैटर्न में आपका UTET फर्स्ट का पेपर भी आएगा। अगर UP की बात करें तो UP टेट का पेपर भी इसी तरह से आएगा। तो कोई भी टेट हो वो लगभग इसी तरह से आएगा। तो फर्स्ट इसका पहला भाग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, दूसरा भाग गणित है, तीसरा भाग पर्यावरण अध्ययन है, चौथा भाग आपका भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय है। भाषा प्रथम आपका चौथा भाग है और पांचवा भाग आपका भाषा द्वितीय है। तो आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ इसमें मैं आपको पहला भाग कराऊंगी। पहला भाग है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, इसको बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो इसके हम आज 30 क्वेश्चंस करेंगे और 30 क्वेश्चंस पे आपको वीडियो बनानी है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के दिखाऊंगी। ये जो पेपर है इसको आपको खुद सॉल्व करना है। अगर जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो देखिए चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेने हैं और इसी तरह से आपका पेपर आएगा। ये देखिए ये पूरा पेपर है, ये इसका लास्ट पेज है। लास्ट पेज में भी आपके लिए काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। अब हम आते हैं जो इसका प्रथम भाग है, भाग प्रथम है इसका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। ठीक है, यह इसका प्रथम भाग है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इससे आपको पूरे 30 क्वेश्चन करने होंगे।
और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। और यह एक क्वालिफाइंग पेपर है, 90 मार्क्स क्वालिफाई के लिए चाहिए, और उससे अबव आप जितने अच्छे मार्क्स लाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 30 के उत्तर के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो 1 से 30 तक के जो क्वेश्चन है वह आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो इसके आपको, ये आपके लिए अनसॉल्व पेपर है, इसको आपने खुद सॉल्व करके इसके आंसर्स को कमेंट में लिखना है। फिर मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपने सही किया है या गलत किया है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो पहला है, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको जो उपयुक्त लगे आप उस पर टिक कर देना। इस पर बच्चे ने भी टिक किया हुआ है, लेकिन आपको देखना है क्या इसने सही टिक करा है, नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अन्वेषण और संवाद, दूसरा है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, तीसरा है पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, और चौथा है बारंबार परीक्षाएं। तो ये आपको देखना है कि विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में कौन सा सहायक होगा। फिर तीसरा है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। कब बच्चों को सीखने में कठिनाई होगी। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, दूसरा है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, तीसरा है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, और चौथा है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। तो कौन सा ऐसा लग रहा है आपको जो बच्चों को सीखने में कठिनाई देगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो कौन सी होगी। पहला ऑप्शन है कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं, दूसरा है उच्च उत्तेजना उच्च भय, तीसरा है निम्न उत्तेजना उच्च भय, और चौथा है संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। तो अधिगम के लिए सबसे अच्छी अवस्था कौन सी होगी। पांचवा क्वेश्चन है, अधिगम का संरचनात्मक विचार व यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में कौन सा सुझाव देगा। पहला ऑप्शन है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, दूसरा है बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, तीसरा है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, और चौथा है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इनमें से जो भी आपको उचित लगे, आपको दिमाग लगा के करना है, ऐसा सोचना है। ये हमारे लिए एक अनसॉल्व पेपर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। पहला है मनोवैज्ञानिक विकार, दूसरा है संज्ञानात्मकता अपरिपक्वता, तीसरा है स्वनियमन, और चौथा है आत्म केंद्रिता। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन जो पद्धतियां हैं इसमें कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। पहला है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, दूसरा है विद्यार्थियों को नामांकित करना, तीसरा है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, और चौथा है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखिए आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, दूसरा है केवल आनुवांशिकता पर, तीसरा है केवल पर्यावरण पर, और चौथा है न आनुवांशिकता पर और न पर्यावरण पर। तो जो बच्चों का व्यक्तिगत विकास होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, उसको आप किस पर प्रत्यारोपित करना चाहोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है। तो आप बताएंगे इसमें से
कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, इसके 4 ऑप्शन देखिए। पहला है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, और चौथा है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए, इस पे आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे, ठीक है, जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, और छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। तो कौन सा करेगी वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही होगा। क्वेश्चन पहला देखिए, परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। तीसरा है, विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। चौथा है, समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। तो इनमें से कौन सा आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। तो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसके अनुसार क्या होता है, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, और चौथा है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के, आपको यहाँ पे खाली स्थान भरना है, चरण को दर्शाता है। तो कौन से चरण को दर्शाता है, 4 ऑप्शन है, अमूर्त संक्रियात्मकता, दूसरा है प्रथापूर्व, तीसरा है प्रथागत और चौथा है उत्तर प्रथागत। तो इनमें से कौन सा दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो विकास के संदर्भ में पहला ऑप्शन है, विकास बहुआयामी होता है, दूसरा है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। तो कौन सा आपको सही लगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में, फिर यहाँ पे आपको खाली स्थान भरना है, के महत्व पर जोर देता है। तो किसके महत्व पर देता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। पहला है संतुलीकरण, दूसरा है सांस्कृतिक उपकरणों, तीसरा है गुणारोपण और चौथा है अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को, फिर यहाँ पे खाली स्थान भरेंगे, के रूप में वर्णित करते हैं। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, पहला है स्कीमा मनोबंध, दूसरा है मनोवैज्ञानिक उपकरणों, तीसरा है उद्दीपक अनुत्क्रिया संबंध और चौथा है विकास का समीपस्थ क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, दूसरा है अमूर्त सोच का विकास, तीसरा है विचार या सोच में केंद्रीकरण और चौथा है परिकल्पित निगमनात्मक सोच। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो इसके अनुसार कौन सा सही होगा। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है।
पहला है अमूर्त मूर्त सांवेदिक, दूसरा है सांवेदिक मूर्त अमूर्त, तीसरा है अमूर्त सांवेदिक मूर्त और चौथा है मूर्त अमूर्त और सांवेदिक। तो कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो इसके चार ऑप्शन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, दूसरा है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, तीसरा है अध्यापक के पक्ष पर असफलता और चौथा है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। तो आपको इसमें से राइट आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। एक समावेशी कक्षा में, यहाँ पे खाली स्थान भरेंगे, पर जोर होना चाहिए। पहला है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, दूसरा है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, तीसरा है अभिवेदी समरूपी निर्देशों और चौथा है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। तो इसमें से राइट आंसर को आपको टिक करना है। अब इन क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करके इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया हुआ है। आपको इनके आंसर को कमेंट में लिखना है और फिर मैं चेक करूँगी, फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको पता चलेगा कि आपने कितने आंसर सही लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? पहला है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर और समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो इसमें से जो समस्या समाधान है उसको किस प्रकार से आप सुसाध्य करेंगे? अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या नहीं करना चाहिए? चार ऑप्शन देखिए। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, तीसरा है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल और चौथा है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसमें भी चार ऑप्शन है। पहला है असतर्कता, दूसरा है कम परिज्ञानता या बोधगम्यता, तीसरा है अपसारी चिंतन और चौथा है अति सक्रियता। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु तो एक अध्यापक को तो क्या करना चाहिए? चार ऑप्शन देख लीजिए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, तीसरा है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए और चौथा है सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लेंगे और जो ऑप्शन आपको राइट लगेगा उस पर आप टिक करेंगे, या आप इसको एक अनसॉल्व पेपर की तरह यूज करिए, इसको अपने कॉपी में उतारिए और राइट आंसर को टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं। इन चारों में से जो आपको राइट ऑप्शन होगा उसको आपने टिक कर देना है। 29वां क्वेश्चन है शर्मिंदगी, और उसके बाद आपको लिखना है, चार ऑप्शन है देखिए, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और बच्चों को अधिगम हेतु तो अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। और क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? इसमें भी चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों में से जो आपको राइट लगेगा वह आपने लिख लेना। तो ये आपके पूरे जो आपके क्वेश्चन हैं ये 30 क्वेश्चन हैं। 30 क्वेश्चन आपके पेडागोगी से हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से हैं। ये 30 क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करने हैं और इनके आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं। बाकी जो ये पेडागोगी के क्वेश्चन हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन हैं, यह आपके काफ़ी जगह काम आ सकते हैं। जैसे आपके टीईटी में तो काम आते हैं, उसके अलावा अगर आप नेट का पेपर देने जाते हो तो वहाँ पे भी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आता है। अगर आप केवीएस का पेपर देने जाते हो तो वहाँ पर भी आता है। एनबीएस का पेपर देने जाते हो तो वहाँ पर भी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र अनिवार्य रूप से आता है। साइंस और आर्ट साइड और साइंस साइड दोनों विद्यार्थियों के लिए
बाल विकास और शिक्षा शास्त्र अनिवार्य रूप से आता है। चाहे एलटी का पेपर देने जाओ, चाहे आप लेक्चरर का पेपर देने जाओ, चाहे आप नेट का, चाहे टीईटी का, चाहे केवीएस का, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ पे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉगी जरूर पूछा जाएगा, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पूछा जाए। इसलिए जो टीईटी का ये वाला पोर्शन है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सभी एग्जामिनेशन में आते हैं। जहाँ जो भी एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन अनिवार्य रूप से ही आते हैं। तो यह आपका भाग प्रथम हो गया है। जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको इसका प्रश्न पत्र का द्वितीय भाग डालूंगी। अगर सीटेट की बात करें तो सीटेट में पार्ट सेकंड आपका गणित आता है। गणित और विज्ञान जो भी हैं छोटे मोटे क्वेश्चन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो पार्ट सेकंड पे होगी। आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर दीजिएगा। इनको सॉल्व करने के बाद आप इनके आंसर्स को कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और अपने आंसर्स को चेक कर लीजिएगा। थैंक यू क्लासेस।